कौन सा सेट चल रहा है? सेट नंबर 3 है 2023 का। ठीक है, यहां तक हम ये कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ये कुछ सवाल है, जैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, √3 है ना, एक अपरिमेय संख्या है, इसे कैसे सिद्ध किया जाता है? ये सिद्ध करना इस समय पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आता है ना, कर लेते हो? एक बार बता दें, मतलब अगर याद हो कर ले तो ठीक है। ठीक है, यहां पर देखो √3 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे सिद्ध करेंगे? इस जितना आसान √3 को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए मैं बता दूंगा ना, शायद ही उससे कम शॉर्टकट कोई नहीं बताएगा, बहुत सारा कुछ लिखा रहता है। देखिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये हम भी जानते हैं, पर उसको कैसे सिद्ध किया जाएगा? शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से। ठीक है, लेकिन अगर जोड़ घटाने में आता है तो उसी को हम डायरेक्टली अपरिमेय कह देते हैं। लेकिन यहां पर सिंगली पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 का ये ए है, कह रहा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले आप क्या करोगे? अपरिमेय कह रहा है तो उसका उल्टा आप मान लोगे ना, तो यहां पर लिखोगे माना √3 एक परिमेय संख्या है। रट डालो ये सब, परिमेय संख्या है, पेपर में पक्का है आएगा। ठीक है, एक नंबर दो नंबर तो पक्का ही है, 2 नंबर से कम नहीं आएगा। तो जब ये परिमेय है तो इसका अर्थ है कि ये बटे के बराबर होगा, तो आप √3 बराबर कोई भिन्नात्मक संख्या मान लीजिए a/b, और आपको यहां पर लिखना पड़ेगा जहां a व b यही सबसे मेन टॉपिक है, जहां a व b सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है। अब देखो सहअभाज्य क्या होता है, पहले ये भी समझ लो। सहअभाज्य का मतलब क्या होता है कि ऐसी दो संख्याएं जो किसी एक ही संख्या से ना कटें। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि अगर हम 3 और 5 ले रहे हैं तो इनका कॉमन गुणनखंड 1 गुणे 3 होगा, यहाँ 1 गुणे 5 होगा, तो इन दोनों में 1 के सिवा कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है ना, तो ये हमारा क्या है? सहअभाज्य है। लेकिन अगर यहीं पर 4 और हम 6 की बात कर ले तो 4 और 6 में देखेंगे 1 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा, बराबर यहाँ 1 गुणे 1 तो मानना पड़ता है, यहाँ 2 गुणे 3 होगा। हम 1 इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सहअभाज्य संख्याओं का जो मासा होता है वो हमेशा 1 आता है, क्योंकि उसमें 1 ही कॉमन रहता है। ठीक, ये हम लॉजिक के लिए बता दे रहे हैं, बाकी इसको छोड़ दीजिए। अगर तो इसमें कॉमन है कि नहीं है? इसमें कॉमन है, तो ये हमारा सहअभाज्य नहीं है, यानी को प्राइम नहीं है। तो हम ये मान रहे हैं कि a और b एक ऐसी संख्या है जो किसी एक ही संख्या से नहीं कट सकती। इसमें कोई कॉमन गुणनखंड है नहीं है ना, तो वो किसी एक संख्या से नहीं कटेगी। तो अगर इसमें ये कट जाए किसी एक ही संख्या से, तब तो ये बात गलत हो जाएगी। क्यों? समझ गए ना? ये बात समझ में आई? अब यहां पर लिखिएगा वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। तो वर्ग करेंगे तो इधर से करड़ी हट जाएगी, 3 बराबर a² बटे b² आ जाएगा ना। तो यहां से b² यहां कर दें, ये हो जाएगा b² बराबर a² बटे 3। अच्छा देखो b² जो है वो हमारे कहने का अर्थ है कि b² बराबर a² बटे 3 के हैं, यानी a² में 3 का भाग जाएगा तभी तो इसके बराबर होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि a² 3 से विभाज्य है ना। तो हम यहां पर लिखेंगे a² 3 से क्या है? विभाज्य है, तब a भी 3 से विभाज्य होगा, है ना, a भी 3 से विभाज्य होगा। आप इसे कथन नंबर 1 मान लीजिए। आज तक आप लोग समीकरण नंबर 1 मानते हैं ना, इसको कथन नंबर 1 मानेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। और इसके बाद क्या करना है, आप यहां जिसके बराबर माने हैं उसी के बराबर कुछ और मानेंगे। जैसे a² विभाज्य हुआ है 3 से ना, तो फिर अब हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं कि a है ना, a बराबर
हम यहाँ पर कुछ ऐसा दूसरा नंबर लेंगे, ठीक है। क्यों? जो नंबर यहाँ पर रहेगा, जैसे √3 है, √2 है, √5 है, √7 है, तो हम नंबर उसी नंबर के साथ हम कोई एक अलग कांस्टेंट लेंगे, चाहे c ले लेंगे चाहे तो k ले लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो a बराबर हम क्या रख दें, 3 तो रखना ही है। अब बगल में आप k मान लो और मर्जी है तो c मान लो। यहां लिखना a बराबर 3 के रखने पर, आप इसे समीकरण नंबर 1 मान नहीं रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। a बराबर 3 के रखने पर ये रख दीजिए। जब इसमें रख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा b² बराबर, यहाँ क्या होगा 3k का स्क्वायर हो जाएगा ना, बटे 3। तब बताओ ये b² बराबर कितना होगा, 9k² बटे क्या 3। ये काट दीजिए, 3 त्रिका 9, तो ये हमारा आ गया b² बराबर 3k²। अब हम ये कह सकते हैं बाबू, ध्यान से समझना, ठीक है, k² बराबर क्या हो जाएगा, b² बटे 3 हो जाएगा। क्या देखो, इसको यहां गुणा कर रहा है तो इधर भाग करेगा ना, तो ये हो गया। अब जो बात हम इसको कहे थे कि b² बराबर a² बटे 3 है, तो a² 3 से विभाज्य है, ऐसे ही k² बराबर जब b² बटे 3 है तो हम यही बातें फिर से लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि b², ठीक है, b² 3 से विभाज्य है, ठीक है। तब b भी 3 से विभाज्य होगा, ठीक है। और ये कथन नंबर हम मान लेंगे क्या, 2। अब देखिए, अभी अभी हमने बताया कि a और b सहभाज्य है, तो इसका कोई कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए ना। अब हम यहां क्या देखे हैं कि हमने a को भी 3 से विभाज्य होगा, ये देख रहे हैं, और b भी 3 से विभाज्य हो गया, है ना। तो इसका अर्थ क्या है कि a और b क्या है, सहभाज्य नहीं है। हमारे कथन का क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। यहां पर लिखेंगे कथन 1 व 2 से, कथन 1 व 2 से a तथा b, है ना, 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। अतः ये सहभाज्य नहीं है, सहभाज्य नहीं है, जिससे हमारे कथन का विरोध होता है, जिससे हमारे कथन का विरोध होता है। अतः जब विरोध होता है तो क्या मतलब निकला, एल के इधर देखो, जिससे हमारे कथन का क्या होता है, विरोध होता है। अब हमारा कथन क्या हो रहा था कि √3 एक परिमेय है, तो जब परिमेय हम कह रहे हैं उस कथन का जब विरोध हो गया तो ये कथन भी गलत हो गया कि ये परिमेय है। अतः हम कह सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। समझ गए ना। जैसे आदमी अगर मोटा नहीं है तो क्या होगा, पतला होगा, काला नहीं है तो क्या होगा, गोरा होगा, यही तो मतलब होगा। जब परिमेय नहीं है तो इसका उल्टा ही तो होगा, अपरिमेय। तो इस तरीके से आपको करना है। मैंने बताया है कि इस टाइप का सवाल आपके पेपर में आना ही आना है, इस पर रट लो, है ना। नोट भी करवाया है हमने, तो चाहे तो अभी से नोट कर लो या आपने किया है तो बहुत अच्छा। चलो देखो अगला सवाल कर लेते हैं। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, आपने क्लास में जरूर ये कर लिया होगा, ठीक है। ये tan a + b वाला है ना, आता होगा आपको। tan a + b बराबर दिया है कितना, 1, और एक सवाल दिया है tan a - b बराबर है 1/√3, और यहाँ एक रिस्ट्रिक्शन दे दिया है। यहाँ पर देखिए ऐसे कॉमा करके लिखा हुआ है कि 0 अंश, है ना, यहाँ पर 0, यहाँ पर <= a + b, यानी a + b का मान 0 हो सकता है या 0 से बड़ा ही हो सकता है, उससे कम नहीं होगा, निगेटिव नहीं आएगा। और ये बराबर या कम होगा 90 अंश से, ठीक है। फिर हमें a और b का मान ज्ञात करना है। ये देखो बड़ा और छोटे का चिन्ह समझ लो। अगर तुम्हारे कहीं पर भी अंक ये चिन्ह लगा हुआ है केवल बड़ा का,
इसका अर्थ ये है कि 0 से बड़ा होगा, 0 नहीं होगा, 0 से बड़ा ही होगा, 1 2 3 4 ही होगा। लेकिन अगर ये इक्वल का निशान लग जाता है, इसका अर्थ है कि वो 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी होगा, ये मतलब तब 0 इंक्लूड हो जाएगा। वही बात यहां भी है कि 90 से क्या है, कम है, और यहां बराबर का निशान भी लग गया, यानी 90 भी हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल हम क्लास में बता चुके हैं, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जब भी हमें कोण का मान निकालना होता है तो हम क्या करते हैं कि tan इधर a प्लस बी है, आप tan के डिग्री में कितने में मान 1 होता है, tan 45 अंश का, है ना। ये वैल्यू tan 45, tan 30 और tan 60 अंश का मान अगर आप नहीं याद करते हैं तो समझिए आपका ऊंचाई दूरी का सवाल फंस जाएगा। ठीक है, काहे कि 45, 60 और 30 tan के डिग्री के मान जरूर पूछे जाते हैं। खासकर अगर आप साइन और कॉस का भी याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है। इतना बड़ा बताया गया, देखो tan से tan हट जाएगा, इसमें काटना नहीं है, खाली तुलना करना है कि ये a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है 45। ऐसे ही इसको भी मान लेंगे, इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट हो जाएगा। और ऐसे ही हम यहाँ पर tan a माइनस बी बराबर 1/√3, ठीक है। और हम जानते हैं कि tan a प्लस a माइनस है b बराबर हम कर लेंगे यहाँ tan कितना 30 अंश, तो a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को चाहे विलोपन चाहे प्रतिस्थापन विधि से हम हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर लिखना a प्लस बी बराबर 45, ठीक है, और a माइनस बी बराबर 30, है ना। चिन्ह विपरीत है तो यहाँ पर जोड़ोगे ना, जोड़ने पर ये लिखा जाता है, आप जानते हैं 2, ये 1 है, ये मर जाएगा। यहाँ a मिलके 2a बराबर यहाँ 75 हो जाएगा, 40 30 60 5 40 30 70 5 75, ठीक है। तो a बराबर कितना हो जाएगा 75/2, ये तो आधे अंश में आने वाला है। चलिए इसको सही बटन बदल देते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा, भाग दे दीजिए इसमें, ये कहीं 60 तो नहीं है भाई, गड़बड़ तो नहीं है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। बुक वाले में ये आपका √3 दिया था तो यहाँ 60 आ गया था, है ना। तो देख लेते हैं यहाँ पे, इसको काटिए तो कितना होता है 36 × 2 × 6 2 × 14 37.5 अंश आ जाएगा। क्लियर, a का मान यानी a बराबर आ गया 37.5, ठीक, अंश आ गया। अब क्या करेंगे, इसका मान किसी एक समीकरण में रख देते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से या 1 में, है ना, ये लिख दिए 1 में a का मान रखने पर, है ना, रख दीजिए, कहाँ है, एक ये है, यहाँ हो जाएगा 37.5 प्लस b बराबर 45, तो b बराबर 45 माइनस 37.5, ठीक है। अब देखो ऐसे ना घटा दो, चाहे तो आप दशमलव का नहीं भी आता तो सुनो, अभी तुम ऐसे ही रहने दो, एकदम देसी जुगाड़ लगाते हैं, ठीक है। देसी जुगाड़ में ये है कि 45 में से तुम 38 घटा दो या 37 घटा दो। 37 पहले घटाओ, कितना होगा बताओ, 37 5 और 3 40 में 5 3 8 हो गए, तो एक आधा और कम कर दा, 8 में से 7.5 यानी 7.5, तो b का मान ये हो जाएगा, समझ गए। तो देखिए 0 से बड़ा भी है 90 से कम भी है, a प्लस बी का मान ना, तो इस तरह से आपको क्या करना है तो b बराबर कितना आ गया 7.5 अंश। a और b का मान इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इस टाइप का सवाल बताया गया है, ठीक, नोट करना है, कॉपी में भी नोट किए हो, ठीक है। चलो इसको हटा देते हैं, हाँ ये किताब का सवाल है लेकिन उसको थोड़ा सा घुमा दिया गया है बस। नेक्स्ट सवाल, एक लास्ट सवाल यहां पर करते हैं, खंड बा का क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ये क्या है, सी है। कह रहा है कि 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, 2 घन हैं, घन समझते हैं जिसकी कोर बराबर हो, लूडो की गिट्टी, है ना। यहां कैसे बनाते हैं घनाभ, देखो बड़ा आसान है, बीच से एक फिर वर्ग बना देंगे, ठीक है। और ऐसे हम क्या करेंगे,
मिला देंगे, ठीक है। एक घनाभ ये कर लो और एक घनाभ और ऐसा ही होगा, ठीक है। तो उसको हम अलग ना रख के अब जब इसी में मिला देंगे तो एक घनाभ फिर से ऐसे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, देखो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे थोड़ा सा बना दीजिए, क्लियर। अब चाहे तो ये लाइनें भी और बढ़ा सकते हैं ऐसे करके, इसको थोड़ा तिरछा कर दीजिए, वर्ग बनाना था ना ऐसे। तो अब ये क्या बन गया, घनाभ। पहले एक एक अलग करना है, तो हम जानते हैं पहले लिखेंगे घन का आयतन। घन का आयतन बराबर दिया है कितना, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है। देखो बाबू, जब कोई वैल्यू दे दी जाती है पहले वो चीज लिख के वो अंक लिख लो, जिधर आपने हिंदी के शब्द लिखे हैं उधर इसका फॉर्मूला लिख दो। घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा का क्यूब या ए क्यूब। तो ए क्यूब बराबर ये कितना आ जाएगा 64, और यहाँ ए क्यूब है तो इधर भी किस पर क्यूब लगा सकते हो आप, किसका क्यूब 64 होता है, बोलो मंगेश, 4 का, है ना। 4 चौक 16 चौक के 64 होता है। अब देखो घात बराबर है तो आधार भी बराबर ही होगा, यानी ये हमारा आ गया कि एक घन का जो कोर होगा वो 4 सेंटीमीटर होगा। आप जानते हैं घन की सभी भुजाएं बराबर होंगी ना, तो ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। अब हमें क्या मिल गया है, घनाभ। घनाभ में क्या चीज बढ़ गई है, ये 4 है तो इस घनाभ का भी तो ये 4 होगा, यानी पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी, यहां पर लिखेंगे घनाभ। घनाभ के लिए, घनाभ के लिए पहले लिख लेना लंबाई। लंबाई जिसको हम एल बराबर कहेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। बाकी चौड़ाई तो वही रहेगी, ऊंचाई भी वही रहेगी, है ना। चौड़ाई जिसको बी कहते हैं, बिड्थ, ये भी 4 सेंटीमीटर रहेगा, और ऊंचाई एच बराबर भी कितना रहेगा, 4 सेंटीमीटर। अगर आपको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से हल कर सकते हैं, हो जाएगा ना। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सूत्र याद है, देखिए सभी पृष्ठ डबल डबल है तो कोष्टक के बाहर 2 ले लो, और यहाँ एल बी बी एच और प्लस होता है एच एल, ठीक है। यहां बराबर कर दे हम यहां से। अब इसको देखिए, 2 यल का मान कितना है, 8 गुणे 4, जहां यल है खाली वहीं 8 लिखना है, और ये 4 गुणे 4 होगा, गुणे करना है, प्लस यहाँ 4 गुणे कर देना है 8, समझ गए। ये देखिए 2 8 चौके 32 हो जाएगा, प्लस 4 चौके 16, और प्लस हो जाएगा ये भी 32 हो जाएगा, ठीक है। 32 32 कितना 64, 64 6 70 10 80, 80 यानी 2 गुणे हो जाएगा 80, बराबर हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए यहाँ स्क्वायर नहीं क्यूब होगा क्योंकि आयतन है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ एडजस्ट करना है। वैसे इसमें भी स्क्वायर ही लिख दिया है इस वजह से, समझ में आया। तो इस प्रकार से हम यहीं यहां तक कर लेंगे आज, इतना ही। बाकी के सवालों को हम अगली बार सॉल्व करेंगे, ठीक है।